हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अपना चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं और आज लास्ट पार्ट यानी आज हम अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे। अब तक हम लोगों ने चैप्टर में रीड किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कैसे होता है, कैसे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं या जो नहीं बना सकते वो कहाँ से लेते हैं, है ना। आज हम बात करेंगे कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, या जो न्यूट्रिशन प्लांट लेते हैं वो कैसे रिप्लेनिश्ड होता है सॉइल में, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है। बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को अपना फूड बनाते हैं, यानी जो खुद फूड नहीं बना सकते बाकी प्लांट्स की तरह, इसीलिए उन्हें जरूरत पड़ती है कि अपने फूड के लिए वो किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाए, है ना। और जब दूसरे पर डिपेंड रहते हैं तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, इसीलिए इनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स that are ones that derive most of their nutrition by trapping the insects and consuming the insects, यानी दूसरे इंसेक्ट्स को ये अपना फूड बनाकर अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे मतलब 5 प्लांट्स होते हैं। ये जो आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, देखो आपको किसकी तरह दिख रहा है ये, इसको आपको मटके की तरह दिख रहा है ना, पिचर की तरह, तो इसको हम बोलते हैं पिचर प्लांट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पिचर प्लांट, या इसको हम नेपेंथीज भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्लांट को हम नेपेंथीज प्लांट भी बोलते हैं और ये इंडिया में सबसे ज्यादा मेघालय में पाया जाता है, और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसको क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ? इसको कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या कहते हैं इसको कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये भी आपका एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो अपनी लीव्स के बीच में यहाँ अपने फूड को फंसाकर लीव्स को तुरंत बंद कर लेता है, और जैसे ही ये न्यूट्रिशन ले लेता है सारा उस इंसेक्ट से और अपनी लीव्स को ओपन कर देता है, इंसेक्ट्स बाहर निकल जाते हैं मरने के बाद। लेकिन ठीक है, ये जो थर्ड आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है कैलिफोर्निया पिचर प्लांट। ठीक है, क्या नाम है इसका? कैलिफोर्निया पिचर प्लांट। ये स्नेक जैसा है, इसको हम स्नेक प्लांट भी बोल सकते हैं। देखो बिल्कुल आपको किंग कोबरा की तरह दिख रहा है ये, स्नेक की तरह, तो इसको हम स्नेक प्लांट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल और भी लिए हुए हैं। द वीनस फ्लाई ट्रैप, सेवरल टाइप्स ऑफ पिचर प्लांट्स, बटरवर्ट, सनड्यू, ब्लैडरवर्ट, द वाटर व्हील प्लांट, ब्रोकनिया एंड मैनी मेंबर्स ऑफ द ब्रोमेलेसी। आपको इतना सब नहीं पढ़ना, 3 प्लांट्स के नेम ये हो गए, 2 यहाँ पर हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सनड्यू या ड्रोसेरा। ठीक है, नहीं इसको बोलेंगे ब्लैडरवर्ट। ठीक, ये आपका ऐसा प्लांट है जो पानी में ग्रो करता है, वाटर में ग्रो करता है। ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं या तो ड्रोसेरा या इसको हम बोल सकते हैं सनड्यू। ठीक है, तो मैंने आपको 5 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नेम बता दिए जिनको आपको याद रखना है ना। आइए, ये एग्जांपल हो गए, कौन कौन से प्लांट हो गए? नेपेंथीज यानी पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, कैलिफोर्निया पिचर प्लांट, ब्लैडरवर्ट एंड ड्रोसेरा या सनड्यू। ठीक है, 5 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नेम आपको लर्न कर लेने। क्लियर? अब आते हैं आपके सेप्रोट्रोफ्स। सेप्रोट्रोफ्स का मतलब वही जो भी प्लांट अपना फूड दूसरे प्लांट पर डिपेंड होकर उससे लेता है, दैट इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स। यानी अपना फूड खुद नहीं बनाना, किसी दूसरे प्लांट पर, डेड प्लांट पर, किसी दूसरे डेड प्लांट पर अपना फूड खोजना, है ना, इसको हम कहते हैं सेप्रोट्रोफ्स। Saprophytes are living organisms that obtain their nutrition either directly from the dead organic matter or indirectly by parasiting fungi। या तो डायरेक्टली ले लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से,
और इनडायरेक्ट वे में किसी पैरासाइटिंग फंजाई के थ्रू अपना फूड ये किससे ले लेते हैं, दूसरे डेड मैटर से, किसी भी डेड मैटर से अपना फूड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड फंगी लाइक मशरूम्स एंड बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस। फंगी की बात करें तो मशरूम, सबने देखा है मशरूम, जब बारिश के दिन होते हैं तो किसी भी डेड प्लांट के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज के लॉक्स पड़े रहते हैं कहीं पर, और ये उनके ऊपर मशरूम उगाते हैं, है ना। तो ये क्या है, मशरूम एक तरीके की फंगी है ना। और बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। किसमें काम आता है ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये आपको मिल्क से कर्ड कन्वर्ट करने में काम आता है। यानी जब हमारा दूध से दही बनता है तो कौन से बैक्टीरिया की वजह से बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से बनता है, जो दूध को खट्टा करके कर्ड में चेंज कर देता है। क्लियर। Saprophytes are the living organisms that get their energy from dead and decaying organic matter which may be decaying plants or animals। यानी saprophytes एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी एनर्जी, अपना न्यूट्रिशन कैसे मैटर से लेते हैं, डिकेइंग मैटर से लेते हैं। डिकेइंग प्लांट भी हो सकता है वो, और डिकेइंग एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। saprophytes are heterotrophs and are consumers in the फूड चेन। यानी सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं, हेट्रोट्रोप्स होते हैं। हेट्रोट्रोप्स किसको बोलते हैं, द एनिमल्स और प्लांट्स विच आर नॉट मेकिंग देयर फूड, जो अपना फूड नहीं बनाते उनको हम हेट्रोट्रोप्स कहते हैं, है ना। और इनको हम क्या कह सकते हैं, कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अपना फूड नहीं बनाते, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, और ये फूड चेन में एक अपना अलग रोल प्ले करते हैं, है ना। फूड चेन में ये अपना अलग रोल प्ले करते हैं। क्लियर। चलिए, फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। आपने घर में देखा होगा बहुत टाइम के लिए जब आपने कोई रोटी रख दी, कोई ब्रेड रख दिया, या आपके अचार में व्हाइट कलर का कुछ मैटर आपको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड फंगी, है ना। या लेदर के शूज, लेदर की जैकेट है, लेदर का बैग है, बारिश के सीजन में बहुत टाइम तक उसे किसी एक जगह पर रखा रहने दो और उसको टच मत करो तो आपको वहां पर भी ये फंगी दिखाई दे जाएगा। बहुत सारे कपड़ों में भी लग जाता है, या कुछ आर्टिकल्स भी ऐसे होते हैं जिसमें ये फंगी लग जाता है, ठीक है, जिसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में फंगस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ लगेगा, जब आपका वेदर हॉट होगा और ह्यूमिड होगा, जब आपका वेदर हॉट होगा और ह्यूमिड होगा बहुत लंबे टाइम तक। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। अभी बताया ना मैंने आपको कि बारिश के दिनों में फंगस बहुत लगती है, हर चीज में लग जाती है। Some organisms live together and share shelter nutrients। यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे को शेयर करते हैं। यानी एक दूसरे को न्यूट्रिएंट्स देगा तो दूसरा पहले वाले को शेल्टर देगा। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है लाइकेन। क्या है इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका लाइकेन, जो एल्गी प्लस फंगी से मिलकर बनते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, certain fungi live in the roots of trees. The trees provide nutrients to the fungus and in return receive help from to it take up water and nutrients from the soil। यानी कुछ जो ट्री होते हैं वो क्या करते हैं, फंगस को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं और बदले में क्या लेते हैं, बदले में उनसे वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ले लेते हैं। यानी जो खुद नहीं ले पाते वो उनको दे देते हैं, जो वो नहीं ले पाते वो उनसे ले लेते हैं। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीज। और ये जो एसोसिएशन है ये ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई भी ट्री अपना प्रॉपर न्यूट्रिएंट एक बार में खुद से नहीं ले पाता तो उसे दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। चलो, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट व्हिच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। मैंने अभी बताया आपको कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लाइकेन कहते हैं, वो किस किस से मिलकर बनता है, एल्गा से और फंगस से मिलकर बनता है। यानी एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, फंगस के पास नहीं होता, तो एल्गी क्या करता है, फंगस को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यानी फूड बनाकर दे देता है और बदले में फंगस से कुछ ले लेता है ना। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस क्या देता है एल्गी को, शेल्टर, वाटर एंड
minerals to the alga, and in return the alga containing chlorophyll provide food which is prepared by photosynthesis. ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि एल्गा के पास बहुत सारा क्लोरोफिल था, उसने फूड मेक किया और फंगस को दे दिया, फंगस ने बदले में क्या किया, उसको शेल्टर और वाटर और मिनरल्स दे दिए. Although lichens occur everywhere in the country, but their major center of diversity and occurrence in India are Eastern Himalaya. यानी जो लाइकेंस होते हैं वो सब जगह मिलेंगे कंट्री में, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे इंडिया में, वो ईस्टर्न हिमालय पर मिलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलेंगे और वेस्टर्न घाट पर मिलेंगे, वेस्टर्न हिमालय एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर मिलेंगे. तो ये जो जगह मैंने आपको बताई है, यहाँ पर लाइकेंस सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं. समझ में आ गई ना बात, है ना? कैसा लग रहा है चैप्टर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, एक बार जरूर कमेंट करेंगे. कमेंट करे बगैर कोई नहीं जाएगा. आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेन कर सकूं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं. ठीक है, चल. हाउ डिड न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं सॉइल में. प्लांट्स एब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. जो प्लांट होते हैं वो एब्सॉर्ब करते हैं मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से. सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन द डिक्लाइन. और इसी की वजह से सॉइल में जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट होता है वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. और फिर हम फर्टिलाइजर मिलाते हैं अपनी सॉइल में जो किससे फुलफिल होते हैं, नाइट्रोजन से, पोटेशियम से और फॉस्फोरस से. जो भी हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं वो सब न्यूट्रिएंट सॉइल को देते हैं, क्योंकि प्लांट उगने के बाद सॉइल में नाइट्रोजन की, पोटेशियम की और फास्फोरस की कमी हो जाती है, तो उसको ये पूरा कर देते हैं. कौन? फर्टिलाइजर्स. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. और इन न्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल टाइम इंटरवल के बाद सॉइल में मिला दिया जाता है ताकि आपकी जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स से रिच रहे, है ना. आपके जो प्लांट है, आपकी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो करे. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of the plant. हम कब अच्छी सी क्रॉप उगा सकते हैं या कब अच्छे से प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं, जब हम उसकी नीड को फुलफिल कर दोगे. भाई एक छोटे बच्चे को आप ग्रो करना चाहते हो तो क्या करना होगा, सबसे पहले उसके खाने पर ध्यान देना होगा, है ना. और प्लांट्स का फूड क्या है, प्लांट्स का फूड तो नाइट्रोजन, ये न्यूट्रिएंट्स ही तो है. और ये कहाँ से मिलेगा, अगर सॉइल में है तो ठीक है, नहीं तो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन. यानी क्रॉप्स जो होती है ना उनको बहुत सारी नाइट्रोजन की जरूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए. आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. जब भी कभी एक बार हार्वेस्टिंग हो जाए, यानी एक बार जब खेती हो जाती है कोई, उसके बाद सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और इसीलिए अपनी लैंड को कुछ टाइम के लिए बेयर छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता, है ना. You learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. यानी हमको मालूम है कि नाइट्रोजन गैस हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी क्वांटिटी में है, लेकिन उसके बाद भी जो प्लांट हैं वो नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते. वो केवल क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं. नाइट्रोजन कैसे यूज करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाइट्रोजन को यूज करने के लिए क्या होगा, हमारी सॉइल में लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में एक बैक्टीरिया मिलता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम. क्या बोलते हैं उसको, राइजोबियम. ये राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में चेंज कर देता है और तब प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. और एक दूसरा बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम, जो सॉइल में फ्री फॉर्म में मिलता है. ये तो राइजोबियम तो आपको लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में मिलेगा, लेकिन जो क्लॉस्ट्रीडियम है वो सॉइल में फ्री फॉर्म में मिलेगा. और दोनों का काम एक ही है, कन्वर्ट करना है नाइट्रोजन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ताकि प्लांट्स उसको यूज कर सके. ठीक है. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert into soluble form. But rhizobium cannot make its own food. Rhizobium अपना खुद का खाना नहीं बना सकता. So it lives in the roots of gram
peas, मूंग, beans and other legumes and provide them with नाइट्रोजन। यानी खाना उनसे लेता रहता है लेकिन नाइट्रोजन उनको देता रहता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। अभी बताया ना मैंने, इसके बारे में बात की थी कि जितनी भी हमारी पल्सेस हैं उनको क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, है ना। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और बदले में क्या ले लेता है ये, इन लेग्यूमिनस प्लांट से शेल्टर ले लेता है ना। क्या ले लेता है, शेल्टर और फूड ले लेता है। दे thus have a symbiotic relationship, और इसको हम क्या कहते हैं, symbiotic relationship between plant and rhizobium bacteria. They do not need to add nitrogen fertilizers to the soil in which leguminous plants are grown. मतलब जिस soil में आप leguminous plants को grow कर रहे हो वहां पर आपको किसी तरीके का कोई फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर उसे नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को देता रहेगा। तो समझ में आया कि कैसे रिप्लेनिश्ड होती है सॉइल अपने आप से, और नहीं हो पाती तो कैसे हम उसे रिप्लेनिश करते हैं ताकि वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को दे सके, है ना। कैसा लगा चैप्टर, सभी लोग बताएंगे एक बार कमेंट करके। ये मेरा लोगो है, अगर अच्छा लग रहा है तो लोगों पर प्रेस करेंगे फटाफट, है ना, और मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। और आज की वीडियो कैसी लगी उसके लिए कमेंट करके बताएंगे, या इससे पहले वाली अगर आपने कोई वीडियोस देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, आपको क्लास 5, 6, 7 और 8 की मैथ्स की वीडियो अब मिल जाएंगी, है ना। प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की वीडियो की, और एक में अब वीडियो डाल रही हूँ हेल्पफुल फॉर ऑल। यानी अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स आपकी बहुत वीक है तो आप मेरी वीडियोस देखना शुरू करो। यकीन मानो कि 50% मैथ्स आपको इन वीडियोस को देखने से आ जाएगी, और बाकी 50% जो मैथ्स है वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। यानी 80% मैथ्स आप कर लोगे, हर हालत में कर लोगे, लेकिन डेली प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, यही मैं क्लास के बच्चों को भी बोलूंगी, और यही अगर आप लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको भी बोलूंगी। रही साइंस की बात, तो 6, 7 और 8 का जो साइंस है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो ये मत सोचिए कि क्लास 8 के लिए है, क्लास 7 के लिए है, क्लास 6 के लिए, तो आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से एनसीईआरटी की 6, 7 और 8 से ही सारे साइंस, पूरी की पूरी साइंस आती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो और कमेंट कर सकते हो। कल फिर मिलेंगे लेकिन नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।